नमस्कार दोस्तों, मैं पूर्णिमा फर्टिलिटी दोस्त से and I welcome you all on this beautiful platform with a very interesting webinar on tips for successful embryo transfer. आप और हम जब भी बात करते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट की तो बहुत डर लगता है कि ये ट्रीटमेंट सक्सेस होगा नहीं होगा और सबसे पहली बात कि वो 50% ऑफ द ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, हमारे एग कैसे रिट्रीव होंगे, एम्ब्रियो कैसे बनेंगे एंड द लास्ट पार्ट इज एम्ब्रियो अच्छे भी बन गए तो ट्रांसफर कितना सक्सेसफुल होगा। सो आज हमने सोचा कि चलिए हम इसी बारे में बात करते हैं, आपसे पूछते हैं आपके अंदर कितने सवाल हैं, आप कितने डाउट्स लेकर बैठे हैं इस ट्रीटमेंट को लेके। सो वी डिसाइडेड टू हैव अ टॉक ऑन टिप्स फॉर सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफर। जी हाँ, और आज हमारे बीच में एक बहुत ही नोन डॉक्टर हैं पुणे से, जो हमें बताएँगे कि हम अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए करनी ज़रूरी है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी। और हाँ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपको अपने डॉक्टर से पूछने हैं। सो चलिए आप अपने कमेंट्स, अपने सवाल, अपने डाउट्स हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए एंड आई एम जस्ट एडिंग आवर गेस्ट डॉक्टर कंचन टू द मेन स्क्रीन एंड वी आर स्टार्टिंग द सेशन। नमस्कार डॉक्टर कंचन, वेलकम टू फर्टिलिटी दोस्त। व्यूअर्स, आज हमारे बीच में एक बहुत ही नोन डॉक्टर हैं पुणे की, डॉक्टर कंचन। शी इज आईवीएफ कंसल्टेंट विद धनश्री हॉस्पिटल पुणे। ये इन्होंने एमबीबीएस किया है, गायनिक हैं और इनके बहुत अच्छे हमारे पास, हमारे कम्युनिटी से बहुत अच्छे सक्सेसफुल केसेस भी हैं। शी हैज़ डन हर डिप्लोमा इन एआरटी फ्रॉम जर्मनी और पिछले 11 ईयर से शी इज डूइंग हर प्रैक्टिस एज आईवीएफ स्पेशलिस्ट। So, Dr. Kanchan, welcome to Fertility Dost. Thank you so much, and I'm grateful that Fertility Dost has provided this platform for me to provide my awareness, provide awareness to the patients regarding fertility, regarding IVF treatment, and from this platform, I would like to help these patients growing through this fertility journey to alleviate their anxiety. So yes. Thank you, Dr. Kanchan. So viewers, डॉक्टर कंचन के साथ आज हम बात करेंगे टिप्स फॉर सक्सेसफुल एम्ब्रियो ट्रांसफर। डॉक्टर कंचन, जब भी हम बात करना शुरू करते हैं किसी भी आईवीएफ के पेशेंट से जो कपल इस जर्नी में जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर लूं कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर लूं। बहुत सारे मिथ्स हैं इससे एसोसिएटेड। कुछ लोग कहते हैं कि मैम डॉक्टर ने मेरा फ्रेश ट्रांसफर कर दिया तो इसलिए वो फेल हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि काश मेरी डॉक्टर फ्रेश ट्रांसफर करते तो शायद सक्सेसफुल हो जाता। सो वी रियली वांट टू नो कि एक्चुअल में फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है और आपके अकॉर्डिंग हु इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर फ्रेश ट्रांसफर एंड फ्रोजन? ओके, सो पहले तो हम आईवीएफ प्रोसेस में क्विकली बोल दूंगी कि आईवीएफ प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं। जनरली आपका ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है, ये सेकेंड डे से होता है। उसके बाद जो एग्स बनते हैं, जनरली 10 to 12 डेज हम लोग इंजेक्शन देते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए। गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन ये दिए जाते हैं। इसके बाद ओवम पिकअप ये प्रोसीजर होता है जो एक शॉर्ट जीए के अंडर होता है। ये प्रोसीजर होने के बाद जो भी एग्स हमें मिलते हैं, एग रिट्रीवल जो होता है, उसके बाद हम लोग एम्ब्रियोलॉजी लैब में ये जो एग है इनमें इंजेक्शन से स्पर्म इंजेक्ट करते हैं, जिसे हम आईसीएसआई मतलब कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन ऐसा कहते हैं। अब ये इक्सी टेक्नोलॉजी होने के बाद ये जो एग्स है, जो इक्सी किए हुए है एग्स जो रहते हैं, इन्हें हम इंक्यूबेटर्स में रखते हैं। ये जो इंक्यूबेटर्स है इसमें यूट्रस जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, CO2, नाइट्रोजन, ये जो गैसेस है इनका कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और बाकी सारी चीजें जो है वो प्रॉपर मेंटेन की जाती है, ताकि ये जो एग है ये हमारा ग्रो हो सके और ये डे 3 या डे 5 तक ग्रो हो सके। सो पहले एक्चुअली जो ये जो आईवीएफ लैब्स थे हमारे, ये इतने इक्विप्ड नहीं थे कि
हम लोग ये जो एम्ब्रियो है ये डे 5 तक ग्रो कर पाए। डे 5 के जो एम्ब्रियो है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट ऐसा कहते हैं, और जो डे 3 का एम्ब्रियो है इसे हम क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो कहते हैं। अब जबकि हमारे जो टेक्नोलॉजीज है वो एडवांस हो गए हैं, पहले जो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के जो टेक्निक्स है, अब ये हमने एम्ब्रियो बन गया, हमारा 5वें दिन का एम्ब्रियो हमारा बन गया, तो जब ये एम्ब्रियो उसी साइकिल में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब जिस महीने में आपका ओवरीज जो है वो स्टिमुलेट हम लोग कर रहे हैं, जिस महीने में हम पिकअप कर रहे हैं, उसी महीने में जब ये एम्ब्रियोज ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है? पिकअप हो गया, आपके एम्ब्रियोज हमने जो बने हैं उन्हें हम फ्रीज करके रखते हैं, हम लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक्स में ये जो एम्ब्रियोज है वो -196 में ये जो एम्ब्रियोज है हमने फ्रीज करके रखे। अगले महीने में ये जो एम्ब्रियोज है ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जब हमने एंडोमेट्रियम जो है वो प्रॉपरली बना है कि नहीं ये देख लिया, और उसके बाद हम ये एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफर करते हैं, तो इसे हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। तो फ्रेश और फ्रोजन में क्या डिफरेंस हो गया है? फ्रेश में जिस साइकिल में एम्ब्रियोज बने हैं उसी साइकिल में ट्रांसफर हो रहे हैं, और फ्रोजन में जिस साइकिल में एम्ब्रियोज बने हैं उसके नेक्स्ट मंथ ये एम्ब्रियोज जो ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बहुत सारे स्टडीज अवेलेबल है, बहुत सारा डाटा है इसके ऊपर, रिसर्चेस है, इंडियन रिसर्चेस है, फॉरेन रिसर्चेस है, जो बोलते हैं कि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है इसका सक्सेस रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ऐसा क्यों है, इसका भी कारण हमें पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा है कि फ्रेश से फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर उस महीने में हमने क्यों नहीं ट्रांसफर करना चाहिए, नेक्स्ट महीने में क्यों ट्रांसफर करना चाहिए। तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर का सक्सेस रेट लगभग देखा गया है 40 to 50% है, जबकि फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का सक्सेस रेट ये अराउंड 70% तक देखा गया है। अब ये क्यों है इसके बारे में हम जानेंगे। जब ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है तो ईस्ट्रोजन का जो लेवल है वो काफी हाई हो जाता है, क्योंकि एक जो एग बढ़ता है नॉर्मल साइकिल में एक ही एग बढ़ता है कोई भी स्त्री में, लेकिन जब हम आईवीएफ का साइकिल कर रहे हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन कर रहे हैं, तो 10 to 15 एग्स बढ़ रहे हैं, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई है, थोड़ा ईस्ट्रोजन के लेवल की वजह से एंडोमेट्रियम का असिंक्रोनी है। तो ये सारी चीजें जो है, और कभी कभी ये जो चीजें हैं इसकी वजह से एम्ब्रियो ट्रांसफर के वक्त जो हमारा यूट्रस है वो रिसेप्टिव नहीं रह सकता है, तो इसकी वजह से फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर्स जो है इसके सक्सेस रेट जो है वो कम देखे गए हैं। सो काफी रिसर्चेस इसके ऊपर अवेलेबल है जो बताते हैं कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर से फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर के सक्सेस रेट जो है वो ज्यादा है। मैम यू आर ऑन म्यूट। सॉरी। सो व्यूअर्स, अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ कंफ्यूजन रह गया है कि हाउ टू प्रोसीड फ्रेश और फ्रोजन, सो डॉक्टर कंचन का एक बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो है, हम उसका लिंक कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं। सो प्लीज आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि फ्रेश वर्सेस फ्रोजन आखिर है क्या, और अगर आपके डॉक्टर ने आपको फ्रेश फ्रोजन ट्रांसफर बोला है तो क्यों बोला है। अभी हमारे साथ डॉक्टर कंचन, बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, एंड यस, गुड इवनिंग टू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए और अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, हो सकता है जो हमसे कुछ बीच में छूट जाए, बट मैं और डॉक्टर कंचन कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब जरूर दें। ठीक है, आप पुणे से हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप जरूर अपने सवाल पूछिए। सो डॉक्टर कंचन, हमारे पास एक सवाल है, इसमें इनकी एज 37 इयर्स है, इनका AMH है पॉइंट। स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आई एम हैविंग कफ, सॉरी। शीलम, इस पार्ट को एडिट कर सकते हैं? शील, आई एम सॉरी, आई वाज गोइंग गुड बट थोड़ा सा मुझे ड्राइनेस हुआ। शीलम, इसको एडिट कर सकते हैं?
हाँ मैम, हम कर सकते हैं शायद वो एडिटिंग के थ्रू। ठीक ठीक, I'm so ओके, sorry. नो वरीज, I'm so नो sorry. वरीज, नो वरीज, नो वरीज। ठीक है, शुरू करें हम। Yeah, we are good to go. Sorry. ठीक। सो डॉक्टर कंचन, हमारे पास एक सवाल आया है, आई एम जस्ट टेकिंग दैट क्वेश्चन। इनकी Okay. एज है 37 years, AMH इज 0.92, ओनली 3 eggs रिट्रीव्ड और 2 ही ग्रो हो रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि वो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। गूगल पे सर्च किया है तो पता चला है कि सक्सेस रेट ऑफ फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज मोर एज कंपेयर टू फ्रेश ट्रांसफर, प्लीज सजेस्ट। फिर वही कंफ्यूजन डॉक्टर कंचन, फ्रेश के फ्रोजन। So this is somewhat tricky situation, I will say. Most probably the patient who has asked us the question has a low ovarian reserve. जब लो ovarian reserve होता है तो जो नंबर ऑफ एग रिट्रीव होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में आई वुड सजेस्ट फॉर गोइंग फॉर oocyte pooling और एम्ब्रियो बैंकिंग। अब ये क्या होता है, oocyte pooling क्या होता है, एम्ब्रियो बैंकिंग क्या होता है? बहुत बार जब लो ओवेरियन रिजर्व है, मतलब कि एएमएच आपका कम है, तो एक बार में ही हम सारे एग्स रिट्रीव नहीं कर पाते क्योंकि उतने हैं ही नहीं एग्स। एएमएच या फिर आपका जो एग काउंट है वो कम है। तो ऐसे केस में हम लोग पहले जो एग्स है वो रिट्रीव करके हम उन्हें पूल करते हैं। एग्स में एक सी करके एम्ब्रियोज जो भी बने हैं वो हम फ्रीज करके रखते हैं। ओके, एंड वी गो फॉर नेक्स्ट साइकिल। वी मे डू 2 or 3 cycles even of ovum pickup. This is called oocyte pooling. एंड दिस oocyte pooling के बाद हम लोग एम्ब्रियो बैंकिंग के लिए भी जा सकते हैं। मतलब कि ये जो एम्ब्रियोज जो बने हैं एक साइकिल में, 2 साइकिल में या फिर 3rd साइकिल में इफ एट ऑल रिक्वायर्ड, तो ये जो एम्ब्रियोज है हम फ्रीज करके रखेंगे एंड देन वी विल गो फॉर endometrial preparation and then we will go for transfer. So I think I am clear कि अगर AMH कम है तो एक साइकिल में ही हमें सारे एग्स मिल जाएंगे और नंबर ऑफ एम्ब्रियोज भी हमें अच्छे मिल जाएंगे। ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन करना डिफिकल्ट है बिकॉज थोड़ा सा जो सिचुएशन होती है जब लो AMH होता है, तो ये सिचुएशन जो है वो नॉर्मल जिनका AFCs अच्छे हैं, अकाउंट अच्छा है, उससे ये सिचुएशन जो है वो अलग होती है। ओके, और उनके लिए हमारा काउंसलिंग भी टोटली डिफरेंट होता है क्योंकि दिस लेडी इज गोइंग टू रिक्वायर one or more cycle of ovum pickup, that is we call as oocyte pooling. And still in low AMH patients also, if at all we get 2 embryos also, still I will say that we should go for frozen embryo transfer. My experience say that we should go for rather than going for these 2 embryos for fresh transfer, I will suggest that we will go for pooling and go for frozen embryo transfer. That will be my suggestion. सो डॉक्टर कंचन, जैसे अभी आपने बोला कि 2 या 3 साइकिल में एग रिट्रीव करेंगे तो उसका कॉस्ट कितना बढ़ता होगा? ऑब्वियसली रिट्रीवल साइकिल ज्यादा हैं, तो एनी एस्टिमेट की 1 साइकिल या 3 साइकिल पूलिंग में कितना तकरीबन डिफरेंस आ जाएगा? ऐसा नहीं है कि साइकिल का जो कॉस्ट है वो डबल हो जाता है। मतलब वी डू इज माइल्ड स्टिमुलेशन। हम लोग जो नेक्स्ट साइकिल पूलिंग साइकिल करते हैं उनमें हम लोग माइल्ड स्टिमुलेशन, इसके बारे में भी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है मेरे यूट्यूब पे, माइल्ड स्टिमुलेशन क्या होता है। पुअर ओवेरियन रिजर्व के पेशेंट्स में हम लोग ये माइल्ड स्टिमुलेशन जो है, इससे जो नंबर ऑफ एग्स जो रिट्रीव करते हैं, इससे हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल सकता है और ये जो एम्ब्रियोज का क्वालिटी है ये भी अच्छा मिल सकता है। सो डबल नहीं होती है कॉस्ट। ऑफ कोर्स वी मेक इट दैट 2 पूलिंग साइकिल्स वी मेक श्योर कि उनका कॉस्ट जो है वो भी कम से कम रहे, लेकिन वी कीप इन माइंड और वी मेक देयर माइंड कि इसके लिए उनको 2 या 3 साइकिल्स जो है वो लग सकती है। सो डॉक्टर, एज अ डॉक्टर, जैसे आपके पास पेशेंट्स, आप दिन में बहुत पेशेंट्स देखते हैं, सो हाउ यू चूज? अगर मैं आपके पास आई तो आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या क्या इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, या आप कैसे ये चूज करेंगे कि यस आई एम अ कैंडिडेट फॉर एम्ब्रियो पूलिंग या मेरा एक साइकिल में चल जाएगा? क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं? ओके, सो ये तो पहले तो AMH जो एक बेसिक टेस्ट होती है ये हम लोग देखते हैं। मैंने
AMH जो है ये 2 to 4 ये नॉर्मल लेवल होता है, 2 to 4। अगर ये AMH 1.5 से कम है तो हम उसे लो AMH ऐसा कहते हैं। तो लो AMH अगर है तो ऐसे केसेस में हमें एंट्रल फॉलिकल काउंट AFC ये भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है। ये AFC जो काउंट होता है ये ऑफकोर्स आप कोई भी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो वहां पे सिर्फ आपको ओवरीज का साइज जो है वो बताएंगे, वो एंट्रल फॉलिकल काउंट जो है वो नहीं आपको बताएंगे। इसके बारे में बहुत आपको अवेयर रहना जरूरी है कि अगर ओवरी का साइज जो है वो नॉर्मल बता दिया मतलब कि आपका एक काउंट अच्छा है, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें एंट्रल फॉलिकल काउंट जो है वो देखना बहुत जरूरी होता है। AMH लेवल आपका देखना बहुत जरूरी होता है। तो AMH के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो साइकिल्स है वो एक साइकिल बताएंगे कि 2 साइकिल बताएंगे, और एंट्रल फॉलिकल काउंट्स के ऊपर नॉर्मल कितना होना चाहिए एंट्रल फॉलिकल काउंट, तो 8 to 10 एग्स अगर दोनों ओवरीज में है तो ये नॉर्मल काउंट बोला जाता है। अगर ये जो एंट्रल फॉलिकल काउंट है ये 5 से कम दिख रहा है, एक ओवरी में हमें सिर्फ 5 एग्स दिख रहे हैं, एक ओवरी में हमें 3 to 4 एग्स दिख रहे हैं, मतलब कि एंट्रल फॉलिकल काउंट जो है वो कम हो गया है। और इसके अलावा AMH जो है वो ऑफकोर्स 1.5 से अगर कम हो गया है मतलब कि आपका जो ओवेरियन रिजर्व है वो कम हो गया, जिसे हम पुअर ओवेरियन रिजर्व ऐसा भी कह सकते हैं। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि डॉक्टर जब हम गूगल पे सर्च करते हैं या हम आपस में बात करते हैं तो इट्स वेरी कॉमन, अच्छा आपका AMH कितना था, नोबडी टॉक्स अबाउट AFC। सो पूजा जिन्होंने ये सवाल पूछा, आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछिएगा कि आपका AFC कितना है। I think this is really important point for all of you viewers. Please do check AFC. हम हर दिन AMH करते रहते हैं, AFC को थोड़ी वैल्यू दीजिए। हो सकता है आपको अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और पता चले। और अगर आप पुणे या पुणे के आसपास के एरिया में हैं, ऐसे कोई शहर में हैं जहाँ से पुणे अप्रोचेबल है, देन आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट प्लीज डू विजिट डॉक्टर कंचन। आप बात कीजिए, हम उनका एड्रेस, उनका नंबर सब कमेंट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। आप चाहे तो हमें कनेक्ट कीजिए, हम आपको डॉक्टर कंचन से कनेक्ट करवाएंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, बट प्लीज डू सिलेक्ट योर डॉक्टर। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट दैट इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द राइट डॉक्टर एट राइट टाइम। बहुत ज़रूरी है एज आपके लिए भी और उनके लिए भी जो डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं। सो डॉक्टर कंचन, लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा आई थिंक ये बहुत लोगों का सवाल हो सकता है, बहुत कॉमन सवाल है। आई लॉस्ट माई ट्विन प्रेगनेंसी एट 10 weeks अ ईयर बैक। साल हो गया इनको। नाउ आई एम प्लानिंग फॉर अ ट्रांसफर इन कमिंग मंथ। डॉक्टर इज सजेस्टिंग फॉर ट्रांसफरिंग 2 embryos, but I'm scared because of my past experience. What you suggest? My age is 34 and I have 4 day 5 embryos frozen. डॉक्टर ये बहुत कॉमन है। यस, एक डर है, एक फियर है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ट्विन प्रेगनेंसी लॉस हुआ तो इस वजह से कि एम्ब्रियोज 2 थे। सो अगेन यू विल बी द राइट पर्सन टू सजेस्ट कि अब वो क्या करें, दोबारा से ट्रांसफर पे जाने की तैयारी है। सो एनी इम्पोर्टेंट टिप्स टू हर, एंड अलोंग विद दैट के एक एम्ब्रियो ट्रांसफर ले या 2 ले, एज उनकी है 34। ओके, सो प्रीवियसली जो एम्ब्रियो ट्रांसफर था उसके बाद ट्विन प्रेगनेंसी वाज लॉस्ट एट हाउ मेनी वीक्स? दैट वाज लॉस्ट एट 10 weeks. 10 weeks, ओके ओके। सो ट्विंस प्रेगनेंसी जो रहता है ना उसमें 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने की वजह से आजकल जो देखा गया है कि ट्विंस प्रेगनेंसी जो है वो ज्यादा हो रहा है। IVF में ट्विंस प्रेगनेंसी रहने का चांस कितना है? क्या हर एक पेशेंट्स में 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद ट्विन प्रेगनेंसी रह जाता है? तो अराउंड 25 to 30% चांस है कि आपके 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद आपको ट्विंस प्रेगनेंसी हो। इसका चांस जो है मतलब कितना आपको ट्विंस प्रेगनेंसी का चांस रहेगा, ये आपके एम्ब्रियो क्वालिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है डियर फ्रेंड्स। सो अगर आपका एम्ब्रियो क्वालिटी एकदम अच्छा है, मतलब आपकी जो एम्ब्रियो है वो 4AA क्वालिटी के, 4AB 4AA क्वालिटी के एम्ब्रियोज है अगर आपके, तो ये जो एम्ब्रियोज है इनका इम्प्लांटेशन रेट ज्यादा होगा, तो ये दोनों एम्ब्रियोज जो है वो इम्प्लांट हो जाएंगे और फिर ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो हो सकती है।
अगर प्रीवियसली ट्विन लॉस है, प्रीटर्म की वजह से ट्विन लॉस है, मतलब कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये बेबीज जो है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस मतलब क्या, कि जो आपका गर्भाशय है उसका जो मुख होता है सर्विक्स, ये इनकॉम्पिटेंट था और वो खुल गया और उसकी वजह से प्रीटर्म डिलीवरी हो गई, आप ट्विंस जो है वो पूरा कैरी नहीं कर पाए। In spite of giving cervical encerclage, we have seen patient aborting after 20 weeks. So अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस ये कारण था, तो ऐसे केसेस में हमें चाहिए कि हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जाए, क्योंकि सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट है, फिर से हम उसे ट्विंस प्रेगनेंसी का स्ट्रेस दे रहे हैं, तो ऐसे केस में हाई चांसेस है कि फिर से अगर ट्विंस रह गया तो वो अबॉर्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हमें सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जाना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर के साथ आप आपका जो एम्ब्रियो क्वालिटी है वो डिस्कस कीजिए। क्या मैं अगर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जाती हूँ तो क्या सक्सेस रेट रह सकता है मेरे केस में, ये डिस्कस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप डबल के जगह पे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए जाओगे तो आपको जो भी सक्सेस रेट बोला है, समझिए कि आपको 70% सक्सेस रेट बोला है, तो वो डायरेक्टली 35% पे आ जाएगा, मतलब कि वो हाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड्स। अगर आपका एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छा है, ऑफ कोर्स डबल से आपका जो सिंगल का सक्सेस रेट है वो कम है, लेकिन वो हाफ नहीं है। अगर डबल का सक्सेस रेट अराउंड 70 to 80% है, तो सिंगल का सक्सेस रेट भी अराउंड 70 to 60% है। अगर एम्ब्रियो का क्वालिटी हमारा अच्छा है तो सक्सेस रेट अच्छा रह सकता है। तो इसलिए एक डिटेल डिस्कशन आपके डॉक्टर के साथ, आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट के साथ आपका होना जरूरी है कि आपका एम्ब्रियो क्वालिटी कैसा है। इफ अट ऑल आई गो फॉर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्या चांसेस रहेंगे ये एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेसफुल होने के। और अगर आपको लगता है कि नहीं सिंगल इस बार जाना चाहिए ट्रांसफर के लिए, यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर सिंगल ट्रांसफर। ओके, एंड वन मोर सजेशन आई विल से कि अगर अभी आपने चालू किया है ट्रीटमेंट एंड यू आर प्लानिंग फॉर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, देन यू टेल it at the time of embryo discussion itself to your doctor that yes doctor, we are maybe planning for single embryo transfer, because the freezing is different dear friends. When we are planning for 2 embryo transfer, we freeze 2 embryos on single straw, and if we are planning for single embryo transfer, we freeze single embryos. So this is different. So माइंड आपका जो है वो पहले प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम सिंगल के लिए जाना चाहते, इट इज ओके। Okay, and if at all you are going for PGTA testing, then I will suggest always go for single embryo transfer, क्योंकि PGTA tested embryos का जो सक्सेस रेट है वो काफी हाई होता है। It is around 75 to 80% even. Right. आई थिंक डॉक्टर कंचन ये बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, जैसे अभी आपने बोला कि अगर पीजीटी टेस्टिंग है देन ऑलवेज गो फॉर सिंगल एम्ब्रियो। शायद ये चीजें हम नॉर्मल रूटीन में सोचते नहीं हैं, या कभी डॉक्टर हमसे डिस्कस करना भूल जाते हैं, या हम भी सोचते हैं कि चलिए 2 एम्ब्रियोज हैं तो सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। बिकॉज यस, एज यू राइटली सेड, प्रेगनेंसी लॉस होना उतना ही ट्रॉमेटाइज करता है हमें, जितना कि इट्स लाइक कि हमने खुद से कुछ खो दिया हो। सो अगेन व्यूअर्स, आई वुड सजेस्ट कि प्लीज, डॉक्टर कंचन ने बहुत छोटे और इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स बोले हैं, बताए हैं, और जो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी बीच में एकदम अभी हमारे लाइव को ज्वाइन किया है, आई वुड सजेस्ट कि ये लाइव आपके इसी लिंक पे सेव रहेगा, इसको शुरू से जरूर देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिए। एंड अगेन, इफ यू आर गोइंग फॉर दिस grief thing, then please do connect with us. We have specialized grief counseling sessions for you. और यकीन मानिए, अपने डॉक्टर से प्लीज खुल के डिस्कस कीजिए। सिंगल एम्ब्रियो या डबल एम्ब्रियो बहुत जरूरी है आपको समझना। आपका यूट्रस इम्पॉर्टेंट है, आपकी बॉडी, आपकी प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी हम हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि प्लीज बी माइंडफुल वाइल सिलेक्टिंग द राइट डॉक्टर। सो डॉक्टर कंचन, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कोई ओवरवेट हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, डॉक्टर कहता है चलिए जाइए पहले वजन कम कीजिए, बहुत कोशिश करते हैं हम, वेट लॉस नहीं होता, और कहीं ना कहीं दिल दिमाग में ये घर कर जाता है कि अगर मैं मोटी हूं तो मैं प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। सो एग्जैक्टली क्या रीजन है इसका, जब डॉक्टर हमें बोलता है कि चाहिए आप पहले वजन कम कीजिए,
आप देखिए वजन कम होगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, बिकॉज वी हैव मेनी क्वेश्चंस जहाँ पे लोग पूछ रहे हैं डॉक्टर क्या मेरा मोटापा मेरा प्रेग्नेंट ना होने का रीजन है? बीएमआई अगर हाई है तो प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर ओबेसिटी अगर है तो फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगी हर बार, ऐसा नहीं बोल सकते मैडम। सो आई वुड से कि और ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेना है मतलब एक पर्टिकुलर वेट आप अचीव कीजिए और उसके बाद आप ये फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक इट इज अ मिथ। सो ऐसा नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप ओवरवेट हो, कभी कभी तो ये भी लगता है, काफी वुमेन्स हमारे पास आते हैं तो उनको लगता है कि मेरा वेट ज्यादा है मतलब मुझे पीसीओ ही होगा। ऐसा नहीं है। हर ओवरवेट लेडी इज नॉट पीसीओ, ओके, and her PCO is also not overweight. It is not equal to equation. It is not equal to equation. Every body is different. I always tell my patients that every body is different. अगर PCO आपको है और आपके साथ और दो लेडीज को PCO है, उनका PCO अलग है, आपका PCO अलग है। सो यस, आप गूगल पे सर्च करके आए हो कि ये सिम्टम्स होंगे, लेकिन हर एक पेशेंट में यही सिम्टम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना। अगर किसी को इरेगुलर साइकिल्स है, उसको इरेगुलर साइकिल्स है। किसी की साइकिल रेगुलर होके भी उसको पीसीओ हो सकता है। किसी को एक्ने है, इरेगुलर साइकिल्स नहीं है। किसी को पिगमेंटेशन है लेकिन उनको स्कैन पे डिटेक्ट हुआ है, एक्ने की ट्रीटमेंट लेने गए हैं, उसमें उसके बाद उन्होंने स्कैन कराया, फिर उनको पीसीओएस डिटेक्ट हुआ है। सो पीसीओएस है, लेकिन पीसीओएस का प्रेजेंटेशन हर एक बॉडी में अलग हो सकता है और उसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट भी अलग हो सकता है। सो वैसे ही अगर आप ओवरवेट हो तो जरूरी नहीं है कि आपको पीसीओएस हो उसके वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, या फिर आप ओवरवेट हो इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर वेट है जो आप अचीव करने के बाद आप प्रेग्नेंट रह जाओगे। देयर इज नथिंग लाइक कि हाँ ये पर्टिकुलर एक वेट है, आइडियल वेट जो आप अचीव कर लोगे उसके बाद आप प्रेग्नेंट रह जाओगे, नथिंग लाइक दैट। यस, but there are हाँ जी प्लीज। yes, but there are some studies which say कि जिनका हायर बीएमआई है they take some more time as compared to जिनका नॉर्मल बीएमआई है, उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना जरूरी है। एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट के साथ उनका एक कंसल्टेशन होना जरूरी है, एंड नॉट नेसेसरीली दैट एवरी woman who is obese will require a treatment. Even she can conceive naturally if she is having regular period, if she is all okay, she can conceive naturally. Of course, if at all she doesn't conceive in her 1 year of period, then she should consult a fertility consultant. बहुत बड़ा मिथ यहाँ पे हमने ब्रेक किया डॉक्टर कंचन के साथ कि मोटापा डजंट ऑलवेज मीन कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इट एक्चुअली मीन्स कि दैट यू नीड टू विजिट द डॉक्टर टू चेक योर करेक्ट और राइट बीएमआई। बहुत मिसकंसेप्शंस हैं और इसीलिए हम हमेशा आपको बोलते हैं कि प्लीज़ आप हमारे वेबिनार्स चेक कीजिए, जिसमें से बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स के बारे में बात किया है। एंड व्यूअर्स, हम कमेंट सेक्शन में डॉक्टर कंचन के यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा। साथ ही हम इनके इंस्टा हैंडल का भी लिंक शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे नॉलेजेबल छोटे छोटे वीडियोज़ हैं जिनको सुनते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्या कुछ आप मिस कर रहे हैं अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐसी है कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि डॉक्टर से क्या डिस्कस करें, गूगल पे ही सर्च कर सकते हैं। सो प्लीज डोंट डू दिस, डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिए, बिकॉज एवरी पेशेंट, एवरी बॉडी इज डिफरेंट। हो सकता है जो गूगल बता रहा है वो आपका डॉक्टर बताए नहीं। गूगल जर्नलाइज्ड व्यू देता है 1000 लोगों का, और डॉक्टर जो व्यू देगा वो सिर्फ आपके बारे में होगा। सो प्लीज डू डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट विद योर डॉक्टर। डॉक्टर कंचन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक व्यूअर से ज्यादा ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। मतलब हर दिन 10 कॉल्स हैं तो उसमें से एक कॉल यही होगी कि मैम व्हाट एग्जैक्टली इज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। मुझे तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब मेरा तो ट्रांसफर ही फेल हो गया है। सो एक्चुअल में ये है क्या, और क्या जरूरी है कि मुझे, आपको, हम सबको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो तभी मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेस होगा?
ओके, सो पहले इम्प्लांटेशन के बारे में 1-2 मिनट जान लेंगे कि क्या होता है इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब एग रप्चर होता है, अगर नेचुरली हम जा रहे हैं तो नेचुरल कंसेप्शन में एग रप्चर होता है जिसे हम ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन होने के बाद एग जो है वो ट्यूब में आता है। तब अगर स्पर्म्स जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं यूट्रस में से ट्यूब्स में जा रहे हैं और एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं, इसके बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जो है वो एम्प्यूला एक रीजन होता है फैलोपियन ट्यूब में, वहां पे बनता है और ये अराउंड 5th to 6th डे यूट्रस में आता है। यूट्रस में आने के बाद यूट्रस की जो लाइनिंग है ये फेवरेबल हो जाते हैं और फिर ये जो एग एम्ब्रियो बना है, जो डे 5 डे 6 का जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो ये इम्प्लांटेशन मतलब क्या है कि ओवुलेशन समझिए कि आपका हो गया है 14th डे पे और उससे 6th डे आगे मतलब कि अराउंड 21st डे आपका जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के अंदर इंसर्ट हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है। तो ये इम्प्लांटेशन ये नॉर्मल प्रोसेस भी होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है जब आपका नेचुरल कंसेप्शन होता है तब, या फिर जब आप आईवीएफ के थ्रू जा रहे हो, आपका एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफर हुआ है और ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा उस दिन, उसके नेक्स्ट डे जो भी है। और इसके बाद ये एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद हम लोग जनरली 14 डेज के बाद चेक करते हैं बीटा एससीजी लेवल। बीटा एससीजी ये एक हार्मोन है जो कि जो एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट जिसे हम कहते हैं, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स है ये सिक्रीट करते हैं ये एचसीजी, जो हम ब्लड में चेक करते हैं या फिर यूरिन में चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ये होना जरूरी नहीं है। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुआ मतलब ही मेरा एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्चुअली एक स्पॉटिंग हो सकता है जो अराउंड आपको डे 21 से लेके डे 25 तक हो सकता है, इट इज अ स्पॉटिंग। पर बहुत ज्यादा आपको अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो जरूर आपके एक्चुअली फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से विजिट कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि हाँ ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो आई शुड नॉट थिंक अबाउट गोइंग टू अ डॉक्टर। इम्प्लांटेशन की वजह से 1 या 2 स्पॉट्स जा सकते हैं। अगर 1-2 स्पॉट्स आपको जा रहे हैं देन इट इज ओके, वी कैन थिंक ऑफ ऑब्जर्विंग। पर प्रॉपर ब्लीडिंग ही अगर हो रहा है आफ्टर योर एम्ब्रियो ट्रांसफर, से एट डे 10 ऑफ योर एम्ब्रियो ट्रांसफर और डे 14 ऑफ योर एम्ब्रियो ट्रांसफर, देन यू शुड डेफिनेटली विजिट योर डॉक्टर। कुछ हम लोग ब्लड थिनर्स देते हैं जिसे हम लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन कहते हैं और एक इकोस्प्रिन हम टैबलेट देते हैं। तो ये टैबलेट्स हम लोग होल्ड करते हैं और कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट हम लोग बढ़ाते हैं। सो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ही होना और फिर ही इम्प्लांटेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको होना और फिर ही सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आगे जाएगी ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। चाहे आप आईवीएफ करो, चाहे आप नेचुरली या फिर आईयूआई से या ओवुलेशन स्टडी से कंसीव हो रहे हो, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आई थिंक आई एम क्लियर। बिल्कुल, ये डॉक्टर एक मिथ कह लीजिए, मिसकंसेप्शन है, या एक ने सुना दूसरे से पूछा तो लोगों को लगता है हाँ मुझे जरूर होना चाहिए, नहीं हुआ तो कुछ तो गड़बड़ है। और ओके यहाँ पे आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि कुछ भी हो जरूर से जल्दी अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। प्लीज आप अपने डॉक्टर खुद मत बनिए, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज हम भी चाहते हैं कि एक आईवीएफ प्रोसेस जिसके लिए आपने इतना सब कुछ किया, आप इमोशनली इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, और उसके बाद इसमें आपका टाइम, एनर्जी, सब कुछ इन्वॉल्व है। सो छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे डाउट्स जब भी आपके दिमाग में है, प्लीज डू मैसेज और कॉल योर डॉक्टर। और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने डॉक्टर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, डॉक्टर अनअवेलेबल है, सो हम आपके साथ हैं एज योर दोस्त, आप हमें ज़रूर कनेक्ट कीजिए। एंड व्यूअर्स, हमने कमेंट सेक्शन में डॉक्टर कंचन के यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है, उनके इंस्टाग्राम का लिंक डाला है, प्लीज जरूर चेक कीजिएगा। हो सकता है ये छोटे सवाल जो आज आप इस सेशन में पूछना भी भूल गए, वहां पे उनके जवाब जरूर मिले।
सो डॉक्टर नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इन शॉर्ट बताइए कि एक्चुअल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू होल्डिंग योर यूरिन और गोइंग फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र विद एनेस्थीसिया, इज इट पॉसिबल और नॉट। पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा प्रोसेस कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आप एज अ डॉक्टर करते कैसे हैं। ओके, सो एम्ब्रियो ट्रांसफर ये एक लास्ट स्टेप होता है आपकी प्रोसीजर का। आपके एम्ब्रियोज बन गए हैं, आपके कितने एम्ब्रियोज बने हैं ये आपको बताया गया है, और कैसे क्वालिटी के एम्ब्रियोज है ये बताया गया है। इसमें से हम कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफर करने वाले हैं, ये सारी चीजें आपके डॉक्टर से आपकी डिस्कस हो चुकी है। अब इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर के वक्त ज्यादा एंग्जाइटी होती है, हर पेशेंट को एंग्जाइटी होती है कि बाप रे मेरा आज एम्ब्रियो ट्रांसफर है, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। सो this anxiety is at the peak on the day of embryo transfer. But अगर आपको ये प्रोसीजर कैसे होने वाली है ये अगर पता होना, तो आपका 50% एंग्जाइटी जो है वो कम होने वाला है। सो ये प्रोसीजर जो है वो 5 मिनट्स का प्रोसीजर डियर फ्रेंड्स, और ये प्रोसीजर विदाउट एनेस्थीसिया होता है। बहुत ही कम सिचुएशंस होती है, अगर 100 एम्ब्रियो ट्रांसफर से उसमें से 2 या 3 ही एम्ब्रियो ट्रांसफर से जो हम एनेस्थीसिया देके करते हैं। अदरवाइज ये एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर जो है वो विदाउट एनेस्थीसिया होती है। इसके लिए हमें ब्लैडर फुल करना है, क्योंकि हम एब्डोमिनली आपका यूट्रस जो है हमें देखना पड़ता है, इसलिए हम एब्डोमेन के ऊपर एक प्रोब रखते हैं। एब्डोमिनल प्रोब जो है वो हम लोग रखते हैं। सो ये प्रोब रखने के बाद हम लोग जो यूट्रस है उसमें सर्विक्स हमें देखना होता है। इसके लिए हम छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कस्को स्पेकुलम ऐसा कहते हैं। तो ये कस्को स्पेकुलम जो है ये एक स्टील का इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम यूट्रस में इंसर्ट करते हैं। ये इंसर्ट करने के बाद हम लोग विजुअलाइज करते हैं सर्विक्स को और सर्वाइकल कैनाल को देखते हैं। पूरा कैनाल जो है वो हमें सोनोग्राफी में दिखते रहता है। इसके बाद एक छोटा सा प्लास्टिक कैनुला रहता है, सॉफ्ट कैथेटर्स रहते हैं। ये जो कैथेटर्स होते हैं इनसे हम लोग पहले तो एम्ब्रियो जो है वो लोड करते हैं। तो जनरली एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है ये एम्ब्रियोज जो है वो लोड करते हैं। सो ये एम्ब्रियोज लोड करने के बाद पहले हम लोग आउटर कैथेटर जो है वो पहले डालते हैं। आउटर कैथेटर जो है वो इंटरनल ऑस जो होता है, यहाँ तक हम ये आउटर कैथेटर, पूरा ऊपर तक हम आउटर कैथेटर जो है वो नहीं डालते हैं। इंटरनल ऑस तक ये आउटर कैथेटर डाला जाता है, और उसके बाद आफ्टर लोडिंग टेक्निक से हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। जो आउटर कैथेटर है वो हम ये आउटर कैथेटर में से इनर कैथेटर पास किया जाता है। इनर कैथेटर पास करने के बाद फंडस जो होता है उसके 1.5 सेंटीमीटर नीचे ये एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफर किए जाते हैं, और ये हम यूएसजी गाइडेड एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं ताकि हमें दिखे कि प्रॉपर हमारा एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हुआ है और इसका जो लोकेशन है ये प्रॉपर है कि नहीं। इसमें एक ये होता है MIP, मैक्सिमम इम्प्लांटेशन पोटेंशियल का एक पॉइंट होता है जहाँ पे एंडोमेट्रियल थिकनेस सबसे ज्यादा है, जहाँ जो ये पॉइंट जो होता है वो 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फंडस होता है। तो यहाँ पे ये एम्ब्रियो ट्रांसफर अगर होता है तो उसे हम मैक्सिमम इम्प्लांटेशन पोटेंशियल ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर करके हम लोग इनर कैथेटर और आउटर कैथेटर दोनों भी रिमूव करते हैं, और स्कस्को स्पेकुलम भी हम लोग रिमूव करते हैं। और उसके इमीडिएटली बाद एक हम लोग 10 मिनट्स आपको रेस्ट करने को बोलते हैं। इमीडिएटली बाद आप यूरिन पास कर सकते हो, और इसके बाद जो भी मेडिसिन है वो आपको हम एक्सप्लेन करके यू कैन गो होम। सो इट इज अ डे केयर प्रोसीजर। एम्ब्रियो ट्रांसफर इज नॉट एन IPD प्रोसीजर, इसके लिए आपको एडमिट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती है। ये डे केयर प्रोसीजर है, विदाउट एनेस्थीसिया होने वाला प्रोसीजर है। 5 मिनट्स का प्रोसीजर ये होता है, जस्ट लाइक IUI। इफ एट ऑल आपका IUI अगर हुआ है वो वुमेन्स ज्यादा अच्छे से समझ सकती है कि IUI को जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए भी लगता है। यही शायद डॉक्टर कंचन एक बहुत बड़ा डर लगता है। जैसे आपने बोला कि 10 मिनट के बाद आप उठ सकते हैं, आप यूरिन पास कर सकते हैं। सो वी ट्राई टू होल्ड इट। हमें लगता है अरे 10 मिनट के बाद तो यूरिन पास किया, हमारा तो एम्ब्रियो ही निकल जाएगा साथ में। हाँ। और ये बहुत एक आई थिंक आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट
जितने साइकिल्स मैंने जब भी अपना आईवीएफ ट्रांसफर के लिए मैं गई आईवीएफ में, सो इट वाज लाइक कि मुझे लगता था कि अब अगर मैं वॉशरूम गई तो मेरा एम्ब्रियो वॉश आउट हो जाएगा, एंड वो सोचते सोचते कि मुझे वॉशरूम नहीं यूज करना है, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता था कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं यूरिन होल्ड ही नहीं कर पा रही हूँ. इट वाज लाइक स्ट्रेस से ज्यादा इश्यूज आते थे. सो अगर ऐसा कुछ हो तो क्या हम अंडर एनेस्थीसिया ले सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल बाय एनी मीन्स? I congratulate Purnima madam. You are taking such a practical points, up to mark points, that actually these are the problems that are faced by IVF patients, and they do have these problems. So I congratulate you for that. So यूरिन होल्ड करना ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है. 95% ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द लेडीज कैन होल्ड देयर यूरिन. ओके, सो अगर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के पहले ही यूरिन होल्ड करना है, एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद अगर आप यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे हो, यू कैन इमीडिएटली गो फॉर वॉशरूम, और उससे आपका एम्ब्रियो जो है वो वॉश आउट बिल्कुल नहीं होने वाला है. ओके, यूट्रस जो है वो एक बहुत कैविटी जो है वो बड़ी है, उसमें लाइनिंग्स है, उसमें कुछ सीलिया होते हैं जहाँ पे जाके आपका यूट्रस जो है वो लॉज एम्ब्रियो जो है वो स्टिक होने वाला है, वहां पे रहने वाला है वो. मतलब आप यूरिन को गए, आप खड़े हो गए, आप लेटे नहीं, आप वॉशरूम चले गए, मतलब आपका एम्ब्रियो जो है वो वॉश आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है. या फिर इसकी वजह से मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर फेल हो गया, ऐसा भी नहीं है. देखिए, IVF इज अ साइंस. इट इज अ साइंस फॉर अवर वेलबींग, अवर हमारे लिए है ये साइंस. लेकिन ये 100% नहीं है. ऑलवेज साइंस हैज अ लिमिटेशन दैट इट इज नॉट 100%. इट इज, हाँ, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद फेलियर हो सकता है, लेकिन वो इमीडिएटली वॉशरूम जाने की वजह से फेल हुआ ऐसा नहीं है. 100 ऑफ स्टडीज आर देयर कि 10 मिनट्स के बाद आप नहीं लेटे रहो. उल्टा ऐसी स्टडीज है कि जो लोगों ने ज्यादा बेड रेस्ट किया आफ्टर देयर एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिन लोगों ने ज्यादा बेड रेस्ट किया, उनमें सक्सेस रेट जो है वो कम देखा गया है एज कम्पेयर की जो लेडीज एक्टिव थी, जो अपना रूटीन कर रही थी. ऑफ कोर्स आप विगरस एक्टिविटी, जर्किंग एक्टिविटीज ये ना कीजिए, ये हम भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 14 दिन जो आप ये जो 14 दिन रहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपका बीटा एससीजी जो चेक करना है, वो थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं फॉर अ वुमन, फॉर दैट कपल. बट बेड रेस्ट ये बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है. उल्टा बेड रेस्ट से आपका जो एम्ब्रियो ट्रांसफर का सक्सेस रेट है वो कम होने वाला है. बहुत इसके ऊपर रिसर्चेस है, स्टडीज है जो बोलते हैं कि बेड रेस्ट अगर आप करते हो तो उससे एक्चुअली एम्ब्रियो ट्रांसफर इम्प्लांटेशन रेट कम हो रहा है, सक्सेस रेट जो है वो कम देखा गया है. आई थिंक ये वाला पॉइंट हमको बहुत ज़रूरी है हाईलाइट करना, एंड डेफिनेटली व्यूअर्स प्लीज़ प्लीज़ इसको मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है, बेड रेस्ट है या आपने वॉशरूम यूज़ कर लिया, यूरिन पास हो गया तो एम्ब्रियो निकल गया, ऐसा नहीं है. मतलब हर कोई, आई थिंक हम जितने भी लोग आईवीएफ पे जाते हैं, हम ऑलमोस्ट 50 to 60% लोगों का यही मानना है. और कितने कॉल्स, कितने लोगों का यही होता है, मैम अब क्या होगा, अब तो बस हम तो वॉशरूम यूज किया, अब तो लग रहा है एम्ब्रियो चला गया. सो इट्स नॉट लाइक दैट. डॉक्टर कंचन ने बहुत अच्छे से यूट्रस के पार्ट को समझाया. उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से आपके डॉक्टर आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर को परफॉर्म कर रहे हैं, यूट्रस में कौन से एपरेटस यूज हुए, कौन सा कैथेटर यूज हुआ, अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है, आपका यूरिन होल्ड करना क्यों ज़रूरी है. एंड आई थिंक अगर हम साइंटिफिकली इस पूरे प्रोसेस को समझें या जाने तो हमारे लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर के दिन वो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा. एंड किसको पता कि स्ट्रेस फ्री एम्ब्रियो ट्रांसफर इज गुड फॉर यू. डॉक्टर, बिल्कुल. और यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोग जैसे आपने बोला कि आप अपना नॉर्मल रूटीन कीजिए, आप अपना काम कीजिए. सो हमारे पास कई बार कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो मैं चाहती हूँ आज ज़रूर पूछना. जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन इज कि मैम कैन आई वॉश माय हेयर, सिर धो लूँ, एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाया है या 15 दिन तक बिना
हेड वॉश करे रहूं, तो आप बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना हेड वॉश कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हेड वॉश और एम्ब्रियो ट्रांसफर इम्प्लांटेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है। सो यू कैन definitely do a head bath. It is not at all related with your implantation or success of your IVF. Not at all. ये We बहुत have done कॉमन। the embryo transfer. We have sent the patient to their local place, which is actually they have taken the flight. So still they are positive. It is not like that. राइट। मुझे लगता है इस सारे प्रोसेस में ना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा पॉजिटिव सोचना, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग। बिकॉज आईवीएफ नाम छोटा है, आईवीएफ, लेकिन जितना इसके साथ पूरा स्ट्रेस जुड़ा है, बहुत सारी चीजें वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। इम्प्लांटेशन फेलियर, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इतने सारे इंजेक्शंस, आपके स्कैन्स, ब्लड टेस्ट, एंड ओ गॉड वो 15 दिन बाद रिजल्ट आना। सो आईवीएफ इज अ बिग थिंग, पर हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको ये समझा रहे हैं कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। कोशिश कीजिए हर छोटी छोटी चीजें, हर छोटे छोटे डाउट अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए, बिकॉज आपका डॉक्टर आपकी बॉडी को और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने आप पर यूज किया है वो सब जानता है, गूगल ये नहीं जानता है। एंड डॉक्टर कंचन, इंटरेस्टिंगली मैंने एक डॉक्टर के बाहर बोर्ड लगा देखा था कि यहाँ पे आने से पहले गूगल को बाहर छोड़ के आइए। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अच्छा, आप बताइए, आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग ऐसा किस्सा है हमारे व्यूअर्स के लिए जहाँ पेशेंट ने आपसे इतने सवाल पूछे हो कि आपको लगा हो कि ओ गॉड डॉक्टर मैं हूँ कि ये है? या देयर आर देयर, बिकॉज कैसा है कि आईवीएफ जो है वो हर एक को नहीं लगता है। जिनको लगता है उनको लगता है कि इनका तो नेचुरली हो गया कंसीव, उनका तो नेचुरली हो गया, हमें ही क्यों आईवीएफ लग रहा है। या हमेशा एक धारणा होती है कि आईवीएफ तो लगे लेकिन वो दूसरे को लगे, मुझे ना लगे आईवीएफ। ऐसी एक धारणा हर एक पेशेंट की होती है। लेकिन अगर ये आईवीएफ बोल दिया है हमने तो उसके बारे में ऑफकोर्स पेशेंट्स ढूंढ ले, मतलब सर्च करते ही हैं। और जनरली सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल या फिर जब हम एग डोनर बताते हैं कोई पेशेंट्स को, तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम एग डोनर है तो डायरेक्टली एग्स ले लीजिए और वो नहीं डाल सकते क्या, क्यों आईवीएफ के प्रोसेस के थ्रू जाना है। डोनर एग्स जब हम बोलते हैं तो एग्स यूट्रस में नहीं डाल सकते क्या, तो ऐसा नहीं है कि हम एग्स अगर किसी लेडी के अगर ले रहे हैं एग डोनर में। ये क्वेश्चन आया था, मतलब मेरे लिए वो सिली था लेकिन वो क्वेश्चन उनके लिए था कि मैम डोनर एग हमने ले लिया है तो एग डाल दीजिए और फिर स्पर्म्स तो जाएंगे, स्पर्म्स तो नॉर्मल है, स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो फिर हो जाएगा कंसेप्शन। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको डोनर एग एडवाइस किया है, डोनर एग आईवीएफ आपको एडवाइस किया है, तो हमें आईवीएफ के प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा और एम्ब्रियो ही हम यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं, एग हम नहीं ट्रांसफर कर सकते। राइट, ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। अच्छा डॉक्टर कंचन, एक चीज और, आर यू अवेलेबल फॉर ऑनलाइन कंसल्टेशन? हमारे एक व्यूअर ने अभी हमसे ये पूछा है, या विजिट करना ही जरूरी है? I am available for online consultations also. So I will posting my number. So if at all anybody wants online consultation, I am available. Yeah. ठीक है। सो व्यूअर्स, हम अभी ये सेशन खत्म करने के बाद डॉक्टर कंचन के फर्टिलिटी क्लिनिक का एड्रेस डालेंगे। अलॉन्ग विद दैट वील शेयर द नंबर ऑल्सो। अगर आपको लगता है आप थोड़ा दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, तो एक बार ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, देन वी वुड सजेस्ट दैट प्लीज जरूर लीजिए, क्योंकि क्या पता कुछ छोटा पॉइंट, कुछ छोटे इश्यूज कहीं मिस हो रहे हों और डॉक्टर से बात करते ही आपके उन सारे डाउट्स, उन सारे सवालों के जवाब मिल जाए। सो डॉक्टर कंचन, एक लास्ट टिप हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो कैसे अपना एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेसफुल करें। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए टिप मैं बोलूंगी कि जो भी एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद आपको मेडिसिन दिए गए हैं वो आप प्रॉपरली लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए जो है बताए गए हैं। प्रॉपर जो मेडिसिन है वो टाइम पे लेना, क्योंकि ये अलग है। अगर नेचुरल कंसेप्शन हो रहा है तो एग रप्चर होने के बाद एम्ब्रियो बन रहा है और फिर उसको नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है। लेकिन आईवीएफ में क्या हो रहा है, हम डायरेक्टली एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं, ओवरीज में एग नहीं रप्चर हुआ है, तो प्रोजेस्टेरॉन का सप्लीमेंटेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जो भी मेडिसिन आपको बताए गए हैं, इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन हो या फिर ओरल प्रोजेस्टेरॉन हो, जो भी टैबलेट्स और इंजेक्शंस आपको बताए गए हैं पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये आपने प्रॉपरली लेना, ये बहुत जरूरी है।
फॉर योर एम्ब्रियो ट्रांसफर टू बी सक्सेसफुल। और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद स्ट्रेस फ्री रहना ये भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। और हमारी तरफ से आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं आप में से जितने भी लोग हमारे इस लाइव सेशन पे आए हैं वो हमें जल्द ही खुशखबरी दें। हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके दोस्त की तरह। कुछ सवाल हो सकता है यहाँ पे हमसे मिस हो गए हों, सो प्लीज डोंट वरी, हम उन सवालों के जवाब जरूर देंगे। और प्लीज आप हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा सेशन कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर कंचन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। डॉक्टर कंचन पुणे में अवेलेबल हैं एंड व्यूअर्स प्लीज कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी इश्यूज हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए या मिलिए, लेकिन मिलिए जरूर, बात जरूर कीजिए, हो सकता है कुछ जादू किसी का चल जाए। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू डॉक्टर फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू। Thank you so much. Thank you for this opportunity. Thank you fertility दोस्त. Thank you पूर्णिमा मैडम। थैंक यू। शील रिकॉर्डिंग बंद कर दो।